हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर। आज हम लोग अपने जीएसटी में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज एंड करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, नाम है उसका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीसीएस। ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरीके अपनाए हुए हैं टैक्स को कलेक्ट करने का। बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्ट उस बंदे से टैक्स कलेक्ट कर सकती है जिससे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। मीन्स अगर हम जीएसटी की बात करें, आई एम द सप्लायर, यू आर द रेसिपिएंट। नाउ इन आर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम मी, मीन्स सप्लायर, and you are the recipient, but somehow in some cases the government, in specific cases the government can collect the tax directly from you. We have seen already it under the chapter reverse charge mechanism, but there are so many different ways which government applies to collect the amount of tax so that the government come to know about the purchase, about the sale or about the transaction, ताकि वहाँ पर टैक्स चोरी की पॉसिबिलिटी ना हो, जिसको हम लोग कहते हैं। अब उसके लिए अलग से तरीके यूज़ किए गए हैं, टीडीएस एंड टीसीएस। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट ने कहा ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन 52, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका सेक्शन 52 को डेडिकेटेड है। तो ये चैप्टर हम डेडिकेट करते हैं पूरा का पूरा किसी और को नहीं बल्कि सेक्शन 52। गाने आते हैं ना, तो वहाँ पर कहा जाता है आप ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं ये सॉन्ग इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप ये सेक्शन, ये चैप्टर किस सेक्शन को डेडिकेट करना चाहेंगे? दिस इज़ प्योरली ऑल अबाउट योर सेक्शन 52। तो ये सेक्शन 52 टीसीएस के बारे में बताता है, या ये कह सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बताता है। अगर मैं ये हेडिंग यहाँ से हटा दूँ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इफ आई एम प्लेनली राइट इट ओवर हियर एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर और जीएसटी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन इट इज़ क्वाइट राइट। तो क्या है ये सेक्शन 52, क्या कहता है? ये बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स जो डिजिटली प्रोडक्ट को फिजिकल डिजिटली गुड्स को परचेज और सेल्स का काम करवाते हैं, दैट इज नोन ऑल अबाउट द ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर हम लोग वैसे देख चुके हैं इसकी डेफिनेशन पहले भी, लेकिन आ जाते हैं ये ई कॉमर्स ऑपरेटर। जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, मान लो मेरी कोई वेबसाइट है, मैं लोगों को उसमें ऑफर देता हूँ, आइए आप हमारी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को एनलिस्ट करवाइए, उन प्रोडक्ट्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू सेल करवाइए। जैसे आप फ्लिपकार्ट देखते होंगे, अमेजन देखते होंगे, दे आर सो मेनी डिफरेंट वेबसाइट्स। तो ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। लेकिन जो वेबसाइट मैंने अपने लिए बनाई हुई है, जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव बाय करना है, देन यू विजिट टू आवर वेबसाइट badlaniClasses.online. Now you will find only the product related to our concern, related to our organization. मीन्स जो भी बदलानी क्लासेस में फैकल्टीज़ होते हैं उनकी आपको पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट वर्किंग एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि हमने दूसरे लोगों को ये नहीं बोला आओ आओ और हमारी वेबसाइट पर अपने आप को इनलिस्ट करवाओ। नहीं, कहने का मतलब ये वेबसाइट मैंने अपने लिए बनाई है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई है, मैं किसी और का इसमें कोई काम नहीं करता। ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर डिफरेंट और लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है, इनलिस्ट करवाया जाता है प्रोडक्ट को परचेज और सेल करने के लिए, डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो उसको संभालता है, जो उसका एडमिन होता है। यू कैन से एडमिन से याद आ जाता होगा आप लोगों को। फिलहाल ये सेक्शन 52, इसमें बताया गया है जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, उनके ऊपर एक शर्त लगाई गई है कि भाई आप टैक्स कलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम, ये लिखा है ना, रेट नॉट एक्सीडिंग, जो मैक्सिमम 1% का हो सकता है। क्योंकि हम लोग CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब SGST भी 1% होगा, 2%। इसका मतलब IGST टोटल कितना होगा? 2%। ये गवर्नमेंट ने कहा है। लेकिन वो रेट जो नोटिफाई करे गवर्नमेंट, यानी वो किसी भी कीमत पर 1% CGST और 2% IGST से अधिक नहीं हो सकता।
गवर्नमेंट ने जो रेट डिस्क्राइब किया है या नोटिफाई किया है वो है 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST। यानी अगर मैं बोलूं कि IGST कितना है तो 1% आप बोल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। नोटिफाइड रेट इज 0.5% प्लस 0.5% एंड इन द केस ऑफ द IGST इट इज 1%। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सप्लाईज होंगी उसका 1% ई कॉमर्स ऑपरेटर रोक लेता है। मान लो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, कोई बंदा कहता है मेरा प्रोडक्ट अपने यहां लिस्ट करवा लो, मैंने कर दिया उसका, अब उसकी सेल हुई 10 लाख की सेल हुई। अब मैं जब उसको 10 lakhs का पे ऑफ करूंगा, देन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और क्रेडिट द अमाउंट इन हिज अकाउंट, आई विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स 1%। कितना? 1%। इस महीने का मान लो जितना भी सेल हुआ उसका 1%, उसका 1%। सर यहाँ एक वर्ड का अंतर है। कौन सा अंतर है? वर्ड लिखा है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसका क्या मतलब हुआ? हम सबसे लास्ट में चलते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल यहीं खत्म कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इफ गुड्स अफेक्टिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स लिमिटेड। कहाँ से हो रहा है सप्लाई? ई कॉमर्स लिमिटेड, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इट हैज़ मेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स 25 लाख इन द मंथ ऑफ द दिसंबर। ई कॉमर्स लिमिटेड रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज़ 2,50,000। 10 लाख की सेल हुई। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने एक्स लिमिटेड का 10 लाख का माल बेचा है और 2.5 लाख का एक्स लिमिटेड को वापस कर दिया। इसका मतलब 25 लाख का माल बेचा, 25 लाख का माल बेचा और 2.5 लाख का वापस कर दिया। इसका मतलब नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? नेट सेल्स वैल्यू है 22,50,000 इन द मंथ ऑफ द दिसंबर। दिसंबर के महीने में 22,50,000 का नेट सेल हुआ है भाई। 25 लाख का सेल हुआ है और 2.5 लाख रुपए क्या हुआ है? वापस कर दिया एक्स लिमिटेड को। इसका मतलब नेट सेल कितनी हुई? 22,50,000, 22,50,000। नाउ द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट टू ई कॉमर्स ऑपरेटर to collect the amount of tax as at the rate of 1%, 0.5% plus 1.5%। तो 22,50,000 का 1% कलेक्ट कर लेगा ये 22,500। होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब समझ में आया होगा, नेट वैल्यू का मतलब समझ में आया होगा। जितना भी सेल किया और जितना भी रिटर्न किया, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, जितना भी मैंने आपकी बजाय सेल किया और जितना मैंने माल वापस कर दिया आपको, नेट जो भी वैल्यू आएगी उसका हमको 1% टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? नेट सेल्स का मतलब, नेट वैल्यू का मतलब समझ में आया? हाँ। कहता है द पावर टू कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1, जो ऊपर बोला गया है, जो पावर दिया गया है कलेक्ट करने का, शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर। यानी बिना कोई निगेटिव इंपैक्ट डाले किसी और सेक्शन या पॉइंट्स पर छोड़ देते हैं इसको। सिंपल सा पॉइंट है, छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है अभी तक। फिलहाल इतना ही समझें। कहानी की तरह अगर समझना है तो बस इतना समझें कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दैट इज मी। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। यू हैव इनलिस्टेड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद माई वेबसाइट। मेरी वेबसाइट पर आपने इनलिस्ट करवाया है। मैं जितनी भी सप्लाईज करूंगा आपकी, उसका मैं 1%, जिस महीने का होगा उसका मैं 1% टैक्स कलेक्ट करके रख लूँगा अपने पास, बाकी मैं आपको दे दूँगा। सर जो आपने पैसा रोक रखा है वो आपका ही है। आपने जो पैसा रोक रखा है वो आपका ही है। मैंने टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर दिया, गवर्नमेंट ने वो पैसा आपके ही अकाउंट में ट्रांसफर किया। बेसिकली द गवर्नमेंट वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट द अमाउंट ऑफ सेल और परचेस इज। बेसिकली गवर्नमेंट जो परचेज और सेल है जिस पे टैक्स चोरी होती है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करना चाहती है। अब गवर्नमेंट को मैंने 1% दे दिया। आई एम नॉट पेइंग इट फ्रॉम माई ओन अकाउंट और फ्रॉम माई ओन पॉकेट। दैट इज योर अमाउंट। आई हैव डिडक्टेड और आई हैव कलेक्टेड इट and I have deposited. Now this is your amount. The same amount will be credited in your ECL, electronic credit ledger. ये अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। ये अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। अब समझ में आई बात? मैंने जो पैसा जमा किया वो मैंने अपनी जेब से नहीं किया। मैंने आपको जो पैसा देना था उसमें से 1% माइनस कर दिया, वो मैंने आपके नाम से गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया नेक्स्ट मंथ के 10th की। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में देखो तो मैंने दिसंबर की बात की थी, तो जनवरी के 10 तारीख तक, 10th ऑफ जनवरी तक मुझे इस अमाउंट को पे ऑफ करना पड़ेगा। 10th ऑफ जनवरी तक मुझे एक रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं GSTR 8, जिसको हम लोग नाम देते हैं GSTR 8। तो वो GSTR 8 मुझे सबमिट करनी है और साथ ही साथ मुझे ये अमाउंट जो 22,500 जो उस क्वेश्चन में था, मुझे वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा बाय द 10th ऑफ जनवरी इन द नेक्स्ट मंथ। यानी कि दिसंबर का अगर पैसा है तो मुझे 10 जनवरी तक उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा और 10th ऑफ जनवरी तक मुझे मंथली रिटर्न भी दाखिल करनी पड़ेगी। वो GSTR 8 है।
अब उसमें मैंने जमा कर दिया, जैसे ही मैंने वो डिपॉजिट किया वो पैसा आपके अकाउंट में ECL पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ योर अमाउंट, आपका पैसा आपके पास पहुंच गया। आपको जितना पैसा मिलना था दैट वाज इन योर अकाउंट, 99% मैंने आपको दे दिया, 1% आप वहाँ से ले लो। गवर्नमेंट के पास एक डेटा कलेक्ट हो गया। अच्छा, टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टैक्स बता तो दिया, विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, बता दिया आपको। नेक्स्ट सेक्शन बता दिया GSTR 8 मंथली। जब GSTR 8 मुझे भरना पड़ता है ना, तो मुझे कौन कौन सी डिटेल देनी पड़ती है मालूम है? मुझे ये बताना पड़ता है इस आदमी का, इस आदमी का, इस आदमी का, इस आदमी का कितना कितना मैंने माल बेचा, कितना कितना माल बेचा, कितना कितना मैंने माल वापस किया, कितना कितना कैश, कितना कितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया, कितना कितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया, वो सब मुझे नेक्स्ट 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ मुझे वो जमा करना पड़ता है। उसके बाद ये तो रहा हर महीने का। एनुअल रिटर्न भी दाखिल करनी पड़ती है, एनुअल स्टेटमेंट भी मुझे दाखिल करना पड़ता है, एनुअल स्टेटमेंट भी मुझे दाखिल करना पड़ता है। इसको आप एनुअल रिटर्न ना बोल करके एनुअल स्टेटमेंट बोलें। सेक्शन 52 सबसेक्शन 5 में एनुअल स्टेटमेंट देना पड़ता है। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, कब तक दे सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। कंडीशन उसके लिए नीचे मैंने लिख रखी है, ये है कि कब तक हम एनुअल रिटर्न दे सकते हैं। सर एनुअल रिटर्न दे सकते हैं जिसमें हम लोग वही चीज़ें लिखेंगे कि साल भर मैंने आपका, अभी तक मंथली कर रहे थे, अब जो मंथली कर रहे थे अब सारा उठाकर 1 साल का, आपका कितना 1 साल का, आपका कितना 1 साल का, आपका कितना माल सप्लाई हुआ है, कितना वापस हुआ है, कितना टैक्स कलेक्ट किया है और कितना जमा हुआ है, वो सारी डिटेल्स हमको एनुअल स्टेटमेंट में देनी पड़ती हैं। इज इट क्लियर? सारी की सारी चीज़ें। और कब तक देनी पड़ती हैं? 31 ऑफ दिसंबर। यानी अगर मैं बात करता हूँ अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक, तो मुझे इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल स्टेटमेंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 31 ऑफ दिसंबर 22। ठीक है ना, 31 दिसंबर। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर कोई आइटम छूट गया, इनकरेक्ट डिटेल चली गई, हो सकता है इनकरेक्ट डिटेल गई हो, ओमिशन हो गया होगा या इनकरेक्ट आइटम चला गया होगा, तो उसको सही करने का भी मुझे मौका दिया गया है, मुझे सही करने का भी मौका दिया गया है। अगर ऑपरेटर को लगता है कि स्टेटमेंट फर्निश करने के बाद कुछ ओमिशन या इनकरेक्ट पर्टिकुलर चला गया है, तो हम वो ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर सही कर सकते हैं। जिस महीने ऐसा नोटिस किया जाएगा गलती, उसके अगले महीने को, उसके अगले महीने को, लेकिन सेक्शन 50 के हिसाब से इंटरेस्ट को शामिल करते हुए। इंटरेस्ट 2 तरीके का रेट लगता है इंटरेस्ट का, 18% एंड 24%। आप चले जाएं देख लें, सेक्शन 51 में ये 2 रेट्स बताए गए हैं। गलत ITC अवेल करने पर 24%, अदरवाइज नॉर्मली 18% का इंटरेस्ट रेट लगता है पर एनम के हिसाब से। छोड़ देते हैं उसको, ये क्लियर है, पक्की बात है। तो कहा गया वो इनकरेक्ट क्लेम को या इनकरेक्ट आइटम को सही किया जा सकता है जिस महीने ऐसी नोटिस मतलब ध्यान में आता है या समझ में आता है कि गलती हुई है, उसको अगले महीने हम ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है बीच में एक और रेड लाल लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे लाल में? अदर देन एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी बाय द टैक्स अथॉरिटी। आप गलती को तब नहीं सही कर सकते जब वो आपके नोटिस में लाया जाए टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो स्क्रूटनी, सर्च, इंस्पेक्शन, ऑडिट के थ्रू आया हो। ये गलती आप तभी सही कर पाएंगे जब आप अपने ओन मोशन से उस गलती को ठीक कर दें। क्लियर है? जी सर। कंडीशन, मैक्सिमम ये गलती कब तक ठीक किया जा सकता है, उसके लिए एक सिचुएशन बोली है। जैसे आपका एनुअल रिटर्न दाखिल करने का एक समय होता है ना, सेम वही कॉपी एंड पेस्ट है। एनुअल स्टेटमेंट दाखिल करने का एक्चुअल डेट या सितंबर मंथ वाला, विच एवर इज अर्लियर। तो सितंबर मंथ की रिटर्न दाखिल करने वाली डेट या एक्चुअल में एनुअल रिटर्न की दाखिल करने वाली डेट, जो दोनों में से पहले होगा उस डेट के पहले आपको ये गलती सही कर लेनी है, उसके बाद तो मौका नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये पैसा उठाया, गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया, गवर्नमेंट ने ये पैसा आपके अकाउंट के ECL में क्रेडिट कर दिया। Now this is your section 52 subsection 7. The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim credit. तो आप सप्लायर हैं यहाँ पर, जो ऑपरेटर के थ्रू काम कर रहा है, जो मैंने आपका पैसा जमा किया है वो आप क्रेडिट ले सकते हैं अपने ECL में। ठीक है? हाँ जी। मैचिंग और मिसमैचिंग की बात होती है सेक्शन 52 सबसेक्शन 8 और सेक्शन 52 सबसेक्शन 9 में। मैचिंग का मतलब
कि जो हमने डिटेल भरी, जो आपने गवर्नमेंट को डिटेल भरी, दोनों मैच करना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। द डिटेल्स ऑफ द सप्लायर फर्निश्ड बाय द एवरी ऑपरेटर शैल बी मैच्ड विद द आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द कंसर्न सप्लायर। मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, मैंने जो सप्लाई का डिटेल भरा और आप जो कंसर्न सप्लायर हैं, यू आर द कंसर्न सप्लायर, आपने जो अपनी डिटेल्स भरी हैं अपनी रिटर्न्स में, दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये मिसमैच होती है तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 9 में आ जाएगा। अगर ये मिसमैच होती है तो आप दोनों लोगों को, यानी हमको, ऑपरेटर को, एज वेल एज द कंसर्न सप्लायर, दोनों को ये कम्युनिकेट किया जाएगा कि भैया मिसमैच हो रहा है। आप लिख रहे हो 25 लाख की सेल सामने वाला दे रहा है 20 लाख की सेल, ये 5 लाख का लोचा किधर है, ये पूछा जाएगा। समझ में आया, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। तो वहाँ पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 10 बताया गया, नॉन रेक्टिफिकेशन। अब दोनों को कम्युनिकेशन किया जाएगा, अगर जिसका गलती हो वो ठीक कर ले, अगर गलती ठीक नहीं की गई तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट्स इट, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट को आपसे चाहिए। टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो भी पैसा, जो भी पेमेंट करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट प्लस 18% या 24%, फिलहाल 18% का इंटरेस्ट रेट लगेगा सेक्शन 50 के हिसाब से। दैट्स इट, यही आपको जानना था। ये छोड़ देते हैं कि बता दें पावर ऑफ अथॉरिटी। अब आते हैं पावर ऑफ अथॉरिटी, वो सब खत्म हो गया, कहानी बिल्कुल खत्म, चैप्टर खत्म होने वाला है। हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स मोर 4 मिनट 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, खत्म होने वाला है ये आपका चैप्टर। कितना हल्लुक था। चलिए, पावर ऑफ अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर में सर्व अ नोटिस ईदर, सब फालतू की बात है, ईदर बिफोर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिक्वायरिंग द ऑपरेटर टू फर्निश सच डिटेल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो कम से कम डिप्टी कमिश्नर का रैंक होगा, वो हमसे पूछेगा कि भैया हम जो आपसे ये डिटेल चाहते हैं वो डिटेल हमको दे दियो। वो हमसे क्या क्या डिटेल मांग सकते हैं, वो मांग सकते हैं सप्लाई बताइए, सप्लाई बताइए गुड्स और सर्विसेज की। ओके, स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड, आपके पास कितना सामान बचा हुआ है, किस सप्लायर का कितना सामान बता है उसका हमें डिटेल दे दीजिए। हमें ये रिप्लाई 15 दिन के अंदर करनी होगी, या जितना भी टाइम लिमिट दिया गया होगा हमें ये 15 दिन के अंदर देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऊपर 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है। ये चैप्टर डन खत्म हो गया। क्या था, बहुत आसान सा था। सबसे पहले तो ये पावर दिया गया है कि TCS कलेक्ट कर सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर 1%, नोटिफाइड रेट है 0.5% प्लस 0.5% एंड 2% IGST का, ये मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि 10 तारीख के अंदर तक इसको जमा करना पड़ता है, GSTR मंथली भरना पड़ता है, डिटेल देनी पड़ती है आउटवर्ड सप्लाई और रिटर्न की, और कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया। उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट देना पड़ता है, वही सारी डिटेल्स एनुअली देनी पड़ती हैं। 31 दिसंबर के तक ओमिशन, अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम है तो दोनों को कम्युनिकेट किया जाता है, उसको सही किया जा सकता है, उसको सही करने का समय बताया गया है। मैक्सिमम इस समय तक आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं जो भी कम्युनिकेशन आपको किया, कम्युनिकेशन मिसमैच में होता है। अगर आप अपने ओन मोशन से पता चल पाता है, अगर आपको अपने ओन मोशन से पता चल जाता है कि आपसे कुछ इनकरेक्ट गलती हुई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। जिस महीने में ऐसी गलती पता चले उस महीने वाले रिटर्न में ECL, जो भी पैसा मैंने आपका जमा किया है गवर्नमेंट को, वो आपके ECL के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मैच होगा रिटर्न, ठीक है। अगर मिसमैच होता है तो दोनों लोगों को एक कम्युनिकेशन किया जाएगा। अगर नहीं सही किया जाता तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में आपके में ऐड कर दिया जाएगा। टैक्स एंड इंटरेस्ट, टैक्स के साथ इंटरेस्ट 50 सेक्शन 50 के हिसाब से 18% का इंटरेस्ट लग जाता है। दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या था, कुछ नहीं, हम लोगों ने न्यूमेरिकल जो देखना था वो भी देख लिया। नेक्स्ट सेक्शन में आपसे फिर मिलेंगे। अच्छा, जाते जाते मैं आपके साथ एक जोक तो बताता ही चलूँ। एक बंदा था तो स्कूटर से जा रहा था, दूसरे बंदे को पास जाकर पूछता, भाई यहाँ पर स्कूटर स्टैंड कहीं पर है क्या, यहाँ स्कूटर स्टैंड कहाँ पे है। तो सामने वाला बंदा उसको घूर घूर कर देखने लगा, कहता भाई पढ़े लिखे हो। नहीं पढ़े लिखे हो। कहता हाँ, क्या किया है तूने। MBA पढ़े लिखे हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं।
कहते हैं अरे यार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ स्कूटर स्टैंड कहाँ है, तुम कह रहे हो मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं। अरे भैया मेरी मूवी छूट जाएगी, मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी छूट जाएगी, हमको बताओ स्कूटर स्टैंड कहाँ पे है। कह रहे नहीं नहीं मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ पहले बताओ, तुम्हारे ही फायदे के लिए, मम्मी पापा तुम्हारे पढ़े लिखे हैं, तुम तो कह रहे हो तुम MBA किए हुए हो। कह रहे हाँ मेरे मम्मी डॉक्टर हैं, पिताजी वकील हैं। अच्छा इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तब भी तुम्हें ये नहीं मालूम कि स्कूटर स्टैंड कहाँ है। अरे भाई वो तुम्हारे पैरों के नीचे है स्कूटर स्टैंड, तब भी पूछे जा रहे हो स्कूटर स्टैंड कहाँ पे। कहने का मतलब फालतू का जोक था, क्रैक कर रहा था ऐसे ही। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।